जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज अपनी हम इस क्लास में कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ कुछ फैक्ट भी हम आज देखेंगे जो आपसे बार-बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो प्रेजेंट टाइम के अंदर भारत में कितने दिए हैं यहाँ पर आपको? 7। तो 7 राष्ट्रीय दल पार्टी हैं या राष्ट्रीय दल हैं जिनको निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल कौन से में आता है? 324 324 के अंदर बात की गई है किसकी? निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम को हिंदी में कहा जाता है गणपूर्ति। क्या कहा जाता है? गणपूर्ति। तो इसका जो गणपूर्ति या कोरम है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो टोटल सदस्यों का 1/10 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर तो ऑप्शंस नहीं है, तो इसका जवाब जो होगा 1/10 होगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये 5 प्रकार की जो रिट होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार करता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिट जारी कर सकता है। और ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बंदी को क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने की बात की जाती है। फिर इसके बाद दूसरी जो होती है उसका नाम है परमादेश। कौन सी होती है? परमादेश, ये होती है दूसरी। तो पहली हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश। एक होती है हमारी उत्प्रेषण। कौन सी होती है? उत्प्रेषण। एक होती है हमारी प्रतिषेध। और लास्ट होती है हमारी अधिकार प्रेक्षा। कौन सी होती है? अधिकार प्रेक्षा। तो ये जो 5 प्रकार की रिट होती हैं ये जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत। और ये जो रिट हैं ये जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास भी होती है। और हाई कोर्ट के जो रिट जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 226 के अंदर आती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? हमारे देश में अगर कोई युद्ध होना है या फिर हमारा किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है तो उस स्थिति में युद्ध की घोषणा और उसकी शांति की घोषणा या उसकी समाप्ति की घोषणा करने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के पास 3 तरह के आपातकाल की शक्तियाँ होती है। तो 3 तरह की इमरजेंसी लगती है और तीनों तरह की इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती हैं। एक है आर्टिकल 352 के अंदर, एक है आर्टिकल 356 के अंदर और एक है आर्टिकल 360 के अंदर। तो ये तीनों राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इनमें क्या करता है? राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी, तो ये 352 के अंदर आती है। और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। इसी के साथ आर्टिकल 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। और ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के अंदर जब राज्य में ऐसा लगता है कि राज्य की जो गवर्नमेंट है वहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो उस दौरान राष्ट्रपति स्वयं विवेक से या फिर राज्यपाल की सलाह पर भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस राज्य में कर सकता है। और यहाँ पर जो ये है थर्ड, जिस 360 में यहाँ पर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। और हमारे देश में अब तक भी एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1992 में। और इसके द्वारा क्या किया गया था? पंचायती राज को क्या किया गया था? संविधान में संशोधन करके पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया था। और ये पंचायती राज सिस्टम 1993 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1993 से लागू हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है। नगर पालिका नगर निगम जो आते हैं
हैं वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और जो यहाँ पर पंचायती राज है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ईयर दोनों का सेम है, ये भी तभी लागू हुआ था 1993 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे संविधान सभा के अंदर, तो उनका नाम था डॉक्टर BN राव, और संविधान का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? संविधान का पिता क्या कहा जाता है? संविधान का पिता, संविधान का जनक या संविधान निर्माता के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है, और इन्हीं ने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा था। और इसी के साथ जो इसके अंदर संविधान सभा के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रारूप समिति, या इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष भी जो बने थे वो भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर पूरी संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कोई थे तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और इनके बाद अगर किसी को इस स्थान पर रखें हम, तो इनके बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो थे वो डॉक्टर BN राव ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। और अब आपको ये बताना है कि प्रेजेंट में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के यह है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में। भाग 3 बात करता है किसकी? तो भाग 3 में बात की गई है मौलिक अधिकारों की, और इसमें आर्टिकल आपके ये बात करता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों की। और वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, इसको मौलिक अधिकारों से बाहर निकाल करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसको शामिल किया गया है आर्टिकल 300A के अंदर। तो संपत्ति का अधिकार कैसा है? अब ये कानूनी अधिकार है, ना कि ये मौलिक अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा स्पीकर। किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उनके द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, और राष्ट्रपति के पास ये पावर दी गई है आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, और अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन आया था हमारा 1956 के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।